हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। 4 अप्रैल को चित्र कृष्ण पक्ष दसवीं तिथि और गुरुवार का दिन है। दसवीं तिथि गुरुवार शाम 4:15 तक रहेगी। 4 अप्रैल को दोपहर 1:15 तक सिद्ध योग रहेगा। सिद्ध योग में किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वह अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही गुरुवार रात 8:12 तक स्वर्ण नक्षत्र रहेगा। 4 अप्रैल 2024 का शुभ मुहूर्त चित्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि मिनट तक। 4 अप्रैल को भारत में कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। अब करते हैं मौसम की तरफ रुख। भारत मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश और गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। आने वाले कुछ दिनों में भारत के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधि की भविष्यवाणी की गई है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 4 अप्रैल को उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश और गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना बताई गई है। हालांकि इसके बाद बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी। इसके बीच एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी ईरान और मध्य सौमंडल क्षेत्रों में पड़ोस पर बना हुआ है। मध्य सौमंडलीय पछुआ हवाओं में एक द्रोणिका अक्षांश के उत्तर में 89 डिग्री सेल्सियस देशांतर के साथ चलती है। एक चक्रवाती परिसंचरण पश्चिमी राजस्थान और निचले सौमंडल क्षेत्रों में पड़ोस में स्थित है। निचले सौमंडलीय क्षेत्रों में विदर्भ से दक्षिण तमिलनाडु तक एक द्रोण पवन विच्छिन्नता चलती है। एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वोत्तर बांग्लादेश निचले सौमंडल क्षेत्रों में पड़ोस में स्थित है। 4 अप्रैल को मौसम का अपडेट। भारत के कई हिस्सों में वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में मंगलवार तक गरज और बिजली के साथ व्यापक रूप से हल्की मध्यम वर्षा हुई और 3 और 4 अप्रैल को उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में गरज के साथ छिटपुट हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में छिटपुट ओलावृष्टि होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में 5 अप्रैल तक काफी व्यापक रूप से हल्की मध्यम वर्षा, आंधी, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है और उसके बाद धीरे धीरे कमी आएगी। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग अलग जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। इस बीच मध्य पश्चिमी और दक्षिणी भारत में मौसम में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद नहीं है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ बढ़ेगा गर्मी का असर। यूपी, महाराष्ट्र राज्यों में अधिक संख्या में लू देखने को मिलेंगी। देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में इसके लगभग सामान्य रहने की उम्मीद है। इसके बीच आने वाले कुछ दिनों के दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू चलने की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ विधान अब करते हैं खबरों की तरफ रुख। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान विपक्षी नेता चरणदास महंत ने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रचार के दौरान एक साहसिक बयान दिया है। महंत ने कहा है कि एक मजबूत व्यक्तित्व की जरूरत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना लाक्षणिक डंडे से कर सके। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति की बात की जो मोदी का सिर तोड़ सके और उन्हें चीन भेज सके। राजनांदगांव में लोकसभा चुनाव से लड़ रहे बघेल को किसान, युवाओं और महिलाओं के लिए इस मजबूत रक्षक के रूप में पेश किया गया है। महंत ने ये भी चेतावनी दी है कि कांग्रेस से बागी हुए लोगों को बघेल के फिर से मुख्यमंत्री बनने पर गर्मजोशी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुंबई में द ग्रेट इंडियन कपिल शो के निर्माताओं ने एक नया प्रोमो जारी किया है जिसमें भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर हंसी के पल बिताते नजर आए। कपिल शर्मा शो की मेजबानी कर रहे हैं और रोहित की पत्नी रितिका
राजदेह भी हंसती दिखी। सुनील ग्रोवर ने मंच पर आकर कपिल देव की नकल की। नवजोत सिंह सिद्धू के अवतार में कपिल की शायरी पर दर्शक हंस पड़े। यह एपिसोड नेटफ्लिक्स पर शनिवार रात 8 बजे प्रसारित होगा। विश्व बैंक ने भारत के आर्थिक वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को अपडेट किया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 7.5% तक बढ़ा दिया गया है। यह पिछले अनुमान 6.3% से काफ़ी अधिक है। यह संशोधन भारत की जीडीपी में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में अप्रत्याशित 8.4% की वृद्धि के बाद आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था जनवरी-मार्च तिमाही में 8% मजबूत वृद्धि के साथ अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखेगी। हालांकि विश्व बैंक ने 2025 में वृद्धि दर 6.6% धीमी होने की भविष्यवाणी की है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि अगले 2 वर्षों में दक्षिण एशिया, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र होने की उम्मीद है, जिसकी 2025 में 6.1% की वृद्धि की संभावना है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी कश्मीर में आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले हिस्सा लेगी। यह निर्णय नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उस कदम के बाद आया है जिसमें उन्होंने पीडीपी के साथ इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होते हुए भी कश्मीर की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। मुफ्ती ने एनसी, विशेषकर एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के साथ सीट शेयरिंग के निर्णय पर चर्चा न करने का पर निराशा व्यक्त की है, जिसे उन्होंने एक तरफा माना है। पीडीपी का संसदीय बोर्ड उनके उम्मीदवारों पर निर्णय लेगा। मुफ्ती ने 2019 में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को निरस्त करने के बाद विशेष रूप से एकता की महत्वता पर बल दिया, लेकिन एनसी के दृष्टिकोण से निराश महसूस किया। फोर्ब्स की विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में इस बार 200 भारतीयों का नाम है, जो पिछले साल 169 थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश कुमार अंबानी 116 अरब की संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीय और एशियाई है। वे विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर है और 39.76 की बढ़ोतरी के साथ 100 अरब क्लब में शामिल हुए हैं। अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी 84 अरब के साथ उनके पीछे है। भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल 33.5 अरब के साथ चौथे स्थान पर है। कुल मिलाकर सूची में 2781 अरबपति हैं, जिनकी सामूहिक संपत्ति 14.2 ट्रिलियन है, जिसमें अमेरिका और चीन सबसे आगे है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त जुआन विसेंट परेज मोरा 114 साल की उम्र में निधन हो गया। इसकी पुष्टि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और परिवार ने की। 27 मई 1909 को एल कोब्रे ताजिरा वेनेजुएला में जन्मे परेज 10 लोगों के परिवार में 9वें बच्चे थे। उन्होंने 5 साल की उम्र में कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। बाद में खेती का काम जारी रखते हुए शेरिफ बन गए। पेरेज, जो 4 फरवरी 2022 को सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गए, अपने पीछे एक बड़ा परिवार छोड़ गए, जिसमें 11 बच्चे, 41 पोते पोतियां, 18 परपोते और 12 परपोते शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इस्तेमाल किए गए 25 कंटेनरों को अपने पास रख लिया है, क्योंकि उन्हें अभी तक भुगतान नहीं मिला है। ट्रक मालिक मोती सिंह, सत्येंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह और रामकृष्ण, जो अनूप शहर से हैं, ने अपने पैसे पाने के लिए स्थानीय पुलिस से मदद मांगी है, जो कि एक बड़ी रकम है। कंटेनरों के मुताबिक मनोज कुमार, जो हरिद्वार ट्रांसपोर्ट सर्विस दिल्ली, और अनिल कौशिक के हैं। ट्रक मालिकों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें उनके बकाया नहीं मिले तो वे अदालत जा सकते हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल ऑर्थटन के अनुसार बेन स्टोक्स का आगामी पुरुष T20 विश्व कप में न खेलने का निर्णय आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि वह घुटने की सर्जरी से उबर रहे हैं। स्टोक्स ने खुद को विश्व कप के लिए अनुपलब्ध घोषित किया है और जुलाई में वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।
ओस्टर्टन और नासिर हुसैन दोनों मानते हैं कि स्टोक्स की अनुपस्थिति इंग्लैंड के लिए झटका है, लेकिन इंग्लैंड को नए खिलाड़ियों को मौका देने की उम्मीद है। तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन का मानना है कि स्टोक्स टेस्ट क्रिकेट में अपनी चरम शक्ति पर वापसी करना चाहते हैं। विनोद नायर जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध के प्रमुख के अनुसार भारतीय बाजार सकारात्मक विनिर्माण पीएमआई डेटा और चौथी तिमाही के परिणामों की उम्मीद से वैश्विक कमजोर रुझानों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बाजार में उछाल की संभावना जताई। अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों ने जून में दर कटौती पर संदेह उत्पन्न किया है। यूएसएफ के चेयरमैन पावेल के भाषण पर बाजार की नज़र है। रूपक डे एलकेपी सिक्योरिटीज के विश्लेषक के अनुसार निफ्टी में उतार चढ़ाव रहा पर सेंटीमेंट मजबूत है। सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट दर्ज की गई है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में बुधवार को चुनावी जनसभा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा को समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने रोड शो में भाग लिया जहां लोगों ने उनका स्वागत किया है। धामी ने जनता के स्नेह और समर्थन पर खुशी जताई है और भाजपा की जीत की उम्मीद की है। उन्होंने टिहरी से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह को वोट देने की अपील की है। धामी ने कांग्रेस पर हिमालयी राज्य की उपेक्षा का आरोप लगाया है और पीएम मोदी के विकास कार्यों की भी प्रशंसा की है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग की 16 मार्च की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई थी। यह सीट हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे से खाली हुई है, जो अब करनाल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने नायब सिंह सैनी को उपचुनाव के लिए उतारा है और यह उपचुनाव 25 मई को होगा। मुंबई के अभिनेता ऋत्विक धनांजानी, जो बिंदनी पवित्र रिश्ता और बैरी पिया जैसे धारावाहिकों के लिए प्रसिद्ध है, ने अपने देसी लुक को इंस्टाग्राम पर साझा किया। उन्होंने नीले पठानी कुर्ते और सफ़ेद सलवार के साथ कोल्हापुरी चप्पल पहन रखी थी और इस लुक को अपने 3 मिलियन फॉलोअर्स के साथ शेयर किया। ऋत्विक ने झलक दिखला जा 11, इंडियाज गोट टैलेंटेड 8, इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार्स और सुपर डांसर चैप्टर 2 जैसे रियलिटी शोज की मेजबानी भी की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके राज्यसभा से संन्यास लेने पर एक भावुक पत्र लिखा। इसके साथ ही मनमोहन सिंह का 33 वर्षों का संसदीय करियर समाप्त हो गया। खड़गे ने सिंह की भारत के प्रति समर्पण की सराहना की है। उन्होंने लाखों लोगों को गरीबी से उठाने और वित्त मंत्री के रूप में उनके योगदान को उजागर किया है। उन्होंने सिंह को ग्रामीण कामगारों के समर्थन में MGNRG के योजना और इंडो यूएस परमाणु समझौते के दौरान उनके नेतृत्व के लिए श्रेय दिया। वर्तमान नेताओं से राजनीतिक पक्षपात और व्यक्तिगत हमलों के बावजूद खड़गे ने सिंह की उदारता को मान्यता दी। सिंह के राजनीतिक सफर में राज्यसभा के सदस्य, विपक्ष के नेता बनना और भाजपा से आलोचना का सामना करना शामिल था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंह की संसदीय लोकतंत्र के प्रति समर्पण की भी प्रशंसा की है। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और श्रीनगर से वर्तमान सांसद फारूक अब्दुल्ला ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण आगामी लोकसभा चुनाव में नहीं उतरने का निर्णय लिया है। ये जानकारी उनके पुत्र और पार्टी के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के किनारे रावलपोरा में एक पार्टी सभा में साझा की। उमर ने अपने पिता के निर्णय का उल्लेख करते हुए बताया कि फारूक पार्टी के महासचिव अली मोहम्मद सागर और अन्य सदस्यों से अनुमति मांगी और प्राप्त की थी। उमर अब्दुल्ला ने यह भी आश्वासन दिया है कि श्रीनगर का प्रतिनिधित्व करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करेगी और उन्होंने जनता से अपील की कि वे सुनिश्चित करें कि श्रीनगर की आवाज़
राष्ट्रीय राजधानी में प्रभावी ढंग से सुनी जाए। ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की उम्मीद है। हाल ही में उनके ट्वीट से उनके राजनीतिक मार्ग में नई दिशा का संकेत मिला है, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उनकी उम्मीदवारी की अटकलें लगने लगी हैं। 2019 के चुनाव में दक्षिण दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर असफल रहे विजेंद्र को अब मथुरा से भाजपा की पसंद माना जा रहा है, जो सीट वर्तमान में अभिनेत्री हेमा मालिनी के पास है। उनकी जाट समुदाय की पृष्ठभूमि हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। मांडा से निर्दलीय सांसद सुमलता अंबरीश ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने और आगामी लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए उम्मीदवार जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमार स्वामी का समर्थन करने का फैसला किया है। 2019 के आम चुनाव में उन्होंने बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय जीत हासिल की थी, जिसमें उन्होंने कुमार स्वामी के पुत्र निखिल को हराया था। अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के प्रस्तावों के बावजूद सुमलता मांड्या ने ही रहने का निर्णय लिया है, जिससे वे अपना ससुराल मानती हैं। उन्होंने कांग्रेस पर उनकी उपस्थिति को महत्व न देने का आरोप लगाया और मांड्या के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह भी बताया कि उनके कार्यकाल में केंद्र सरकार ने क्षेत्र में के लिए 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घर घर गारंटी की पहल का अनावरण किया, जिसके तहत करोड़ों घरों में जाकर पार्टी के पंच नए 25 गारंटी को साझा किया जाएगा। यह पहल पूर्वोत्तर दिल्ली से शुरू होकर 5 नए स्तंभों और 25 गारंटी को दर्शाने वाले गारंटी कार्ड वितरित करने का काम करेगी। कांग्रेस का घोषणा पत्र 5 अप्रैल को जारी होगा। इसके बाद जयपुर और हैदराबाद में रैलियां होंगी। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपूर्ण वादों के लिए आलोचना की और सरकार पर धमकाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 8 करोड़ परिवारों को कार्ड वितरित करने की पुष्टि की है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान किए गए वादों को दोहराया। बेंगलुरु की 43 वर्षीय महिला आईपीएल मैच के टिकट खरीदने के चक्कर में 86,000 रुपए की ठगी का शिकार हो गई। उन्होंने आईपीएल क्रिकेट टिकट नामक एक नकली फेसबुक पेज से संपर्क किया और वहां से खरीदारी के लिए एक नंबर दिया गया। शुरुआत में 8,000 रुपए का भुगतान करने के बाद उन्हें कई और भुगतान करने के लिए धोखा दिया गया। जब उन्हें एहसास हुआ कि यह घोटाला है और उन्होंने रिफंड की मांग की तो धोखेबाजों ने संवाद करना बंद कर दिया। अनन्या ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने अनाधिकृत स्रोतों से टिकट न खरीदने की चेतावनी दी है। महबूबा मुफ्ती ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी लोकसभा चुनाव में घाटी की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सीट बंटवारे के लिए दरवाजे बंद करने की जिम्मेदारी महबूबा की है। उमर ने बताया कि एनसी ने सुलह और एकता के लिए दरवाजा खुला रखा था। अब दोनों पार्टियां एनसी और पीडीपी लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर एक दूसरे से लड़ेगी। मुंबई में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने अपने बेटे जय मेहता की सीरीज लुटेरे के निर्माण में अपने योगदान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कम बजट में बड़े पैमाने पर सीरीज बनाना एक चुनौती थी और उनका योगदान जय के विजन को बिना किसी बाधा के साकार करना था। लुटेरे में रजत कपूर, विवेक गोमकर, अमृता खान विलकर और आमिर अली है अभिनय किया है और यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार स्ट्रीम हो रही है। जम्मू और कश्मीर के कठुआ में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास मंगलवार रात को एक गोलीबारी में एक गैंगस्टर और प्रोबेशनरी
सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी गैंगस्टर वासुदेव का पीछा करते हुए उसे घेर लिया था। इस दौरान हुई गोलाबारी में शर्मा को सिर में गोली लगी और विशेष पुलिस अधिकारी अनिल कुमार भी घायल हो गए। दोनों को पहले जेएमसी अस्पताल ले जाया गया, फिर पठानकोट के अमनदीप अस्पताल में, जहां शर्मा ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में इजराइल के सैन्य हमले की निंदा की है, जिसमें 7 सहायता कर्मी, जिनमें एक अमेरिकी भी शामिल था, की मौत हो गई। ये कर्मी वर्ल्ड सेंट्रल किचन से थे और फिलिस्तीनियों को भोजन पहुंचा रहे थे। बाइडेन ने इस घटना पर गुस्सा और दुख व्यक्त किया है और एक त्वरित पारदर्शी जांच और जवाबदेही की मांग की है। उन्होंने सहायता कर्मियों पर संघर्ष के भारी प्रभाव और मानवीय सहायता पहुंचाने में चुनौतियों पर जोर दिया। अमेरिका युद्ध विराम के लिए धक्का दे रहा है और सहायता पहुंचाने का समर्थन जारी रखे हुए है। व्हाइट हाउस के सलाहकार जॉन किर्बी और इजराइल के सैन्य प्रमुख ने जांच की आवश्यकता को स्वीकार किया है, जबकि पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी और सीनेटर क्रिस मर्फी ने सुरक्षित सहायता मार्ग की मांग की और इजराइल के सैन्य अभियानों की आलोचना की है। आज सुबह 4 बजे के करीब महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित आलम टेलर्स नामक एक दर्जी की दुकान में भयानक आग लग गई, जिसके परिणाम स्वरूप 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं। आग दुकान के ऊपरी रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से पहले ही रोक दी गई थी, लेकिन यह माना जा रहा है कि धुएं के कारण इन लोगों की मौत हो गई। संभाजी नगर के पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने इस घटना की पुष्टि की है और बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। मृतकों के समूह का पोस्टमार्टम किया जाएगा ताकि मौत के सही कारण पता चल सके। भारतीय शेयर बाजार में मंदी की संभावना है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी वायदा निफ्टी 50 सूचकांक में 100 अंकों की गिरावट का संकेत दे रहा है। अमेरिका में मजबूत नौकरी डेटा के कारण डाउन और नॉस्डैक में 1% की गिरावट आई है, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती देरी से हो सकती है। अमेरिकी 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड 4.40% तक पहुंच गया। एशियाई बाजारों में भी नुकसान हुआ है। जापान के निक्केई और मलेशिया के कोस्पी में 1% से अधिक गिरावट आई है। अदानी पावर और अल्ट्राटेक सीमेंट नजर रखने वाले शेयर हैं। अदानी 6 गीगावाट का विस्तार करने जा रहा है और अल्ट्राटेक ने 32,400 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आरबीआई की मैट्रिक नीति समिति नीति पर चर्चा के लिए बैठक कर रही है, जिससे ब्याज दर संवेदनशील शेयरों पर प्रभाव पड़ सकता है। सोना नई ऊंचाइयों पर 2300 प्रति औंस पर पहुंच गया है, जबकि बिटकॉइन 7% की गिरावट आई है। एशियाई बाजारों में अमेरिकी गिरावट का अनुसरण किया। ताइवान के बाजार में एक बड़े भूकंप का प्रभाव पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत सिंह को गुरुग्राम सीट से चुनाव में उतारा है, जबकि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल INLD अभी तक अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। गुरुग्राम सीट में 9 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और यह सीट आरक्षित नहीं। राव इंद्रजीत सिंह ने 2009, 2014 और 2009 में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। राव इंद्रजीत सिंह ने 2009, 2014 और 2019 में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। 2019 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के कैप्टन अजय सिंह को हराया था। गुरुग्राम में 25,21,332 मतदाता हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी का तर्क है कि प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा गिरफ्तारी केजरीवाल को आगामी चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए संदिग्ध रूप से की गई है। यह सुझाव देते हुए कि यह मतदान से पहले उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी
को कमजोर करने की एक रणनीति है। शुरू होता है सिंघवी ने गिरफ्तारी की तत्कालिकता पर सवाल उठाए, क्योंकि अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA की धारा 50 के तहत उसे उचित ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं मिला। ईडी का दावा है कि कथित मनी लॉन्ड्रिंग से भी आपको फायदा हुआ है, लेकिन केजरीवाल का बचाव इस बात पर जोर दे रहा है कि गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है और इसका मकसद उन्हें अपमानित और अक्षम करना है। दादरी पब्लिक स्कूल नासिक के कक्षा 8 के छात्र आर्यन शुक्ला ने केवल 25.19 सेकंड में मानसिक रूप से 55 अंकों की संख्याओं को सबसे तेजी से जोड़ने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह अविश्वसनीय उपलब्धि 29 फरवरी 2024 को इटली के मिलान में इटालियन टीवी शो लोसो देई रिकॉर्ड में हासिल की गई थी। आर्यन, जो 6 साल की उम्र में अपने मानसिक गणित कौशल को निखार रहे हैं, ने पहले विश्व चैंपियन का खिताब जीता था। जर्मनी 2022 मानसिक गणना विश्व कप में 8 साल की उम्र में उन्होंने तुर्की में भारत का प्रतिनिधित्व किया, 10 पदक जीते और 2 किड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। आर्यन ग्लोबल मेंटल कैलकुलेटर एसोसिएशन के संस्थापक बोर्ड सदस्य भी हैं। DPS नासिक के निदेशक सिद्धार्थ राजगढ़िया ने आर्यन की उपलब्धि की सराहना करते हुए इस देश के लिए गौरव का क्षण बताया। दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी को भारतीय जनता पार्टी ने मानहानि का नोटिस भेजा है। आतिशी ने दावा किया था कि भाजपा ने उन्हें धमकी दी थी कि या तो वे भाजपा में शामिल हों या फिर प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने अपनी सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा के खिलाफ संभावित गिरफ्तारियां और ईडी के छापों की चिंता जताई थी। इसके जवाब में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर निराधार आरोप लगाया और सार्वजनिक माफी की मांग की, यह कहते हुए कि आप संकट में हैं और निराशा में ऐसे दावे कर रही है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के सदस्य अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर चिंता भी जताई है। उन्होंने बताया कि 21 मार्च को ईडी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घट गया है। आतिशी ने केजरीवाल की गंभीर मधुमेह डायबिटीज की स्थिति का हवाला देते हुए जेल में उनकी भलाई को लेकर चिंता व्यक्त की और भारतीय जनता पार्टी पर उनकी सेहत को खतरे में डालने का आरोप भी लगाया है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने भले ही केजरीवाल के स्वास्थ्य को सामान्य बताया हो और उन्हें मधुमेह की दवाई, शुगर लेवल में उतार चढ़ाव के लिए टॉफी और घर का बना खाना दिया जा रहा हो, आतिशी ने चेतावनी दी है कि देश बीजेपी की कार्रवाइयों को देख रहा है और यदि केजरीवाल के साथ कुछ हुआ तो भगवान भी उन्हें माफ नहीं करेगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बुधवार 3 अप्रैल को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घोषणा की है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि वे पिछले 6 महीने से कैंसर से लड़ रहे हैं। सुशील मोदी, जो भारतीय विधानमंडल के चारों सदनों में सेवा दे चुके हैं और 3 दशकों से बिहार की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा रहे हैं, ने देश, बिहार और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी कृतज्ञता और समर्पण व्यक्त किया है। फरवरी में राज्यसभा उम्मीदवार सूची से उनकी अनुपस्थिति ने अटकलों को जन्म दिया था। वे जेडीयू प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी जाने जाते हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस खबर पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मोदी के शीघ्र स्वास्थ्य के लाभ की भी कामना की है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जितेंद्र गोगी कपिल मान गिरोह के 2 शार्प शूटर हिमांशु और अभिमन्यु उर्फ अभी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों हरियाणा के झज्जर जिले से हैं
और गवाहों को मारने की योजना बना रहे थे। इनके पास से 32 बोर की 2 अर्ध संचालित पिस्तौलें बरामद की गई है। पुलिस उपायुक्त मनोज सी के अनुसार इन्हें अलीपुर के पास एक जाल बिछाकर पकड़ा गया। हिमांशु ने पहले भी 2021 में अपने गांव में हत्या की थी और कपिल मान के संपर्क में था। छपरा में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने लालू यादव के परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वे चुनाव के समय ही दिखते हैं, जबकि वे खुद 5 वर्ष तक लोगों की सेवा करते हैं। रूडी को भाजपा ने सारण से उम्मीदवार बनाया है, जबकि लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सारण से चुनाव लड़ने की संभावना है। रूडी ने राजद को पारिवारिक पार्टी बताया हो और मंडोरा चीनी मिल बंद करने के लिए लालू पर आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस नेता चरणदास महंत के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान का जवाब दिया है। चौधरी ने कहा है कि मैं मोदी हूं, मुझे लाठी मारो, और बताया कि मोदी एक सोच है जो भारत को विकसित करने में लगी है। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी महंत के बयान की निंदा की है और कांग्रेस से उन्हें पार्टी से निकालने की भी मांग की है। विश्व बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की धीमी आर्थिक विकास दर और 26% की उच्च मुद्रास्फीति के कारण 10 मिलियन से अधिक लोग गरीबी की चपेट में आ सकते हैं।